ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है गन्ने की पाठशाला और आज का हमारा फोन इन का विषय है शरतकालीन गन्ने में खरपतवार नियंत्रण और कीट एवं रोग नियंत्रण। जी बिल्कुल। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस.के. पाठक, गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर से। जी बिल्कुल। हमारे श्रोता जिन्होंने शरतकालीन गन्ना लगा रखा है और कोई समस्या उनको आ रही है गन्ने की खेती करने में, कोई भी उनका खरपतवार नियंत्रण से कोई सवाल हो, कीट रोग, जो भी आपकी समस्या है, आप सीधा फोन करके हमारे जो आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब हैं, आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और फोन करने के लिए जो हमारी फोन लाइन है 23421082 और जो दूसरा नंबर है, आज थोड़ा नंबरों में बदलाव हुआ है। जी बिल्कुल। तो दूसरा नंबर है 23422346। हाँ, तो श्रोता एक बार फिर सुन लें फोन नंबर में, जैसे नीलम बहन ने कहा है कि बदलाव हुआ है 23421082 और दूसरा हमारा नंबर है 23422346, यानी कि 23422346। ये हमारा नया नंबर है आज का। और दिल्ली से बाहर के जो हमारे श्रोता हैं 011 दिल्ली का STD कोड ना लगाना भूलें। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है। और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. पाठक जो कि प्रसार अधिकारी हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में, और डॉक्टर U.S. तेवतिया यानी उपेंद्र सिंह तेवतिया जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाइयों ने शरतकालीन गन्ना लगाया हुआ है तो उसमें कुछ तो जमाव हो चुका है जी, कुछ हो रहा है, तो उसमें खरपतवारों की समस्या, क्योंकि गन्ने में बहुत तरीकों के खरपतवार आते हैं जी, तो उसका किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं जिससे उनकी जो गन्ने का उत्पादन है, गन्ने की बढ़वार है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जी देखिए, गन्ने में अगर खरपतवार की बात करें तो लगभग 45 प्रकार के खरपतवार हैं जो गन्ने की फसल को प्रभावित करते हैं। उसमें बहुत से ऐसे हैं जो चौड़ी पत्ती के हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सकरी पत्ती के हैं। तो ये सभी तरह के खरपतवार किसी न किसी रूप में हमारे गन्ने की फसल को प्रभावित करते हैं। और अगर उपज की बात करें तो ये खरपतवार 10% से लेकर के और 60% तक गन्ने की उपज को ये खरपतवार प्रभावित करते हैं। अगर हम शरतकालीन गन्ने की बात करें, उसमें खरपतवार प्रबंधन की बात करें, तो शरतकालीन गन्ने में खरपतवार की समस्या अधिक इसलिए होती है क्योंकि गन्ना ऐसी फसल है कि दो लाइनों के बीच में हम कम से कम 3 फीट 4 फीट या 4.5 फीट की दूरी रखते हैं।
तो 2 लाइनों के बीच में जो जगह होती है उसमें खरपतवार उगाते हैं। और इधर जब नवंबर लास्ट से दिसंबर जनवरी तक हमारे वातावरण में तापक्रम कम होता है तो गन्ने की बढ़वार इस समय रुक जाती है, यानी कम हो जाती है। कम, एक तरह से आप समझिए कि गन्ना सो जाता है, सुसुप्ता अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में खरपतवार बहुत उगाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका हमारे किसान भाइयों के लिए यह है कि जी डॉक्टर साहब वो जरूर जानेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं सुमित शर्मा, जिला संभल से बात कर रहा हूँ। जी सुमित जी, क्या सवाल है आपका? सर गन्ने में सर ये आ रहा है, गन्ना है हमारा, तो सर उसमें सर मतलब थोड़ा कीट सर काना से गन्ना हो रहा है, मतलब गन्ना काना हो रहा है। जी सर। सुमित जी एक चीज बताइए, जो आप बता रहे हैं कि हमारा गन्ना काना हो गया है जी, तो ये कौन सा गन्ना है? अब पिछले अक्टूबर का बोया हुआ गन्ना है या फरवरी का बोया हुआ गन्ना है? सर वो अक्टूबर का था। पिछले अक्टूबर का गन्ना बोया हुआ है। जी जी। तो ऊपर क्या बेधक कीट जैसे लगे हुए हैं? हाँ सर ऐसे ही लग रहा है कुछ मुझे। तो एक्चुअली इस समय बेधक कीट, जो भी कीट आपके लगे होंगे, छोटी बेधक या फिर तना बेधक या गुरदासपुर बेधक, जो भी लगे होंगे, तना भेज रहा सर वो। अब क्या है स्थिति कि इस समय जितने भी बेधक कीट हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। उनको जितना नुकसान पहुंचाना था वो तो नुकसान पहुंचा चुके हैं आपको जी। अब उसके आगे वो नहीं, क्योंकि बेधक कीटों की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा से सूंडी और सूंडी के बाद जो प्यूपा अवस्था, अब ये सारे प्यूपा स्टेज में आ गए हैं। तो अब ये आपके गन्ने को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अक्टूबर का जो गन्ना है, आप इसको काट करके, अब तो चीनी मिलें भी चलने जा रही हैं, कई जगह चीनी मिलें चल भी गई हैं, तो आप काट करके इनकी सप्लाई कर दीजिए। किसी तरह के रासायनिक नियंत्रण की जरूरत इस समय फिलहाल नहीं है। जी सर। जी सुमित जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब वो बात कर रहे थे कि जो गन्ने में इस समय खरपतवारों की समस्या को लेकर के, तो मैं ये कहता था कि 2 लाइनों के बीच में जो जगह हम छोड़ते हैं उसमें खरपतवार प्रबंधन का सबसे बेस्ट तरीका ये है शरदकालीन गन्ने में कि जब भी आप शरदकालीन गन्ने की बुआई करें तो उसमें अंतः फसल की बुआई अवश्य करें। अंतः फसल की बुआई से एक तो अतिरिक्त लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा और दूसरी ये है कि खरपतवार हमारे नियंत्रण में रहेंगे, अनावश्यक खरपतवार उसमें नहीं उगेंगे। अंतः फसल की बुआई के समय हमें 3 चीजें अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी अंतः फसलों की बुआई करें ताकि वो फरवरी लास्ट तक या मार्च के प्रथम सप्ताह तक वो कट करके खेत खाली हो जाए, जिससे जब हमारा गन्ना टिलरिंग स्टेज में आता है, ब्यात अवस्था में आता है, तो उस समय उसके लिए पर्याप्त जगह हमारी मिलती रहे। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं जी। हेलो शिवनंदन जी, नमस्कार। नमस्कार जी। धर्मवीर ग्रामीण का दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, कार्यक्रम तो बहुत ज्ञानवर्धक है सर। मुझे एक्सपर्ट सर से ये पूछना डॉक्टर साहब से जी कि क्या मेरा किचन गार्डन में क्या मैं अपना शौक पूरा कर सकता हूँ? गन्ना क्या मैं अपने गमले में लगा सकता हूँ? पिछली बार मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने वहाँ से गन्ने का बीज ला के दूंगा, पर उन डॉक्टर साहब से तो संपर्क कैसे हो ये भी हमें नहीं, आपसे ही हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब को मैंने बुलाया हुआ है, डॉक्टर साहब ही जवाब देंगे आपका। धर्मवीर जी नमस्कार, मैं डॉक्टर तेवतिया बोल रहा हूँ। जी सर जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आपने पूछा था और मैंने कहा था जी जी जी, तो लेकिन उसके बाद में संपर्क नहीं हो पाया। जी सर। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं? बता दीजिए सर। 9811 जी सर। 6633 6633 90। बहुत बढ़िया नंबर है। आप संपर्क कर लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आप जी। हाँ, जी कि अगर आपको किचन गार्डन में गन्ना लगाने का शौक है तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप जो आपका किचन गार्डन है जहां पे धूप अच्छी आती हो, आप एक रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई कर दें। आप रिंग पिट विधि में गन्ने 1.5 फीट डायमीटर का गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे की गहराई होती है 1.5 फीट, जिसमें नीचे 6 इंच तक हम गोबर की खाद और मिट्टी मिला करके उसको पूरा 6 इंच तक बराबर कर देते हैं। 6 इंच के बाद हम गन्ने के टुकड़े रखते हैं, 2-2 आंख के टुकड़े, एक गोलाई में 20-22 टुकड़े डाल देते हैं, जैसे साइकिल की तीली होती है उस तरीके से डाल करके, और ऊपर हम 4-5 सेंटीमीटर मिट्टी डाल देते हैं। तो आप रिंग पिट विधि से अपने 1 गड्ढे 2 गड्ढे करके आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं और बहुत अच्छा गन्ना होगा। गमले की जहां तक बात है, डॉक्टर साहब आपने मुझे जमीन में लगाने की बात बताई, मैं गमले में लगाने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली शहर में इतनी कच्ची जमीन तो है नहीं, क्योंकि अपने पास लगभग किचन गार्डन में मेरे पास 350 पौधे मेरे पास लगे हैं, तो मैंने कहा गन्ना भी उगा के देखते हैं। एक्चुअली गन्ना ये है कि गन्ना लंबाई में बढ़ने वाली फसल है और उसकी बढ़वार बहुत ज्यादा होती है, जड़ें गहराई तक जाती हैं, तो गमले में लगाने पे उतना अच्छा नहीं रहेगा। शौक के तौर पे आप एक लगा सकते हैं, 1-2 टुकड़े उसके पौधे लगा सकते हैं।
केवल शौक ही पूरा किया जा सकता है। यही हम चाहते हैं। ठीक है धर्मवीर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप गन्ने की फसल में अंतः फसलीकरण की बात कर रहे थे, कौन कौन सी फसलें इस समय अगर हम बात करें कि जिन किसान भाइयों ने अंतर फसल लगा लिया है, वैसे किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार जो भी फसल आप अंतर फसल के रूप में लगा सकते हैं, जो उनके क्षेत्र विशेष के लिए हो, जिसका लाभ बहुत ज्यादा उनके क्षेत्र में हो, तो उनको लगा सकते हैं। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि आप अक्टूबर में लगा करके और जब फरवरी लास्ट या मार्च तक उसकी कटाई कर लें, ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए। कई फसलों में यह देखा गया है कि आलू और लहसुन अगर हम गन्ने के साथ लगाते हैं तो उसमें हमें आलू और लहसुन की जो पैदावार है वो तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ गन्ने की भी पैदावार 8 से 9% हमारी और बढ़ जाती है। उसका बेसिक रीजन ये है कि आलू जब हम लगाते हैं तो आलू का बायोमास ऐसा है जो सबसे पहले हमारे जमीन में सड़ता है, और साथ ही साथ जब हम आलू में मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, अन्य सस्य क्रियाएं करते हैं, तो उसका लाभ कहीं न कहीं हमारे गन्ने को मिलता है। तो आलू और लहसुन ये बेस्ट इंटरक्रॉपिंग है इकोनॉमिक पर्पज से, लेकिन किसान भाई अन्य फसलें भी लगा सकते हैं जो उनको क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त हो। इस समय जिन किसान भाइयों ने सरसों लगाया होगा, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये देख लें कि सरसों में ज्यादा घना तो नहीं हो गया है सरसों, और अगर घना हो गया तो उसकी थिनिंग जरूर कर दें जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी तो और लेते रहेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन आया, उसको लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। राम स्वरूप गिरी पथौदी तहसील सरदाना जिला मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी राम स्वरूप जी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अब बताइए, आप ना थोड़ा रेडियो सेट धीमा कर लें या उसको बंद कर लें। हम बंद कर दिया जी मैंने। हाँ ठीक, अब अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने जो 238 बीज लगा रखा गन्ने का, उसमें सुकून पड़ रहा है। हाँ जी, क्या कारण है? देखिए गन्ने की जो वैरायटी आपने बताया 0238, उसमें लाल सड़न रोग लग गया है जिसको गन्ने का कैंसर हम कहते हैं, इसीलिए ये वैरायटी सूख रही है। तो अब आपको इस समय करने की जरूरत है कि अगर कहीं कहीं पे एक एक मूढ़ या झुंड अगर सूख रहा है तो उसको तत्काल आप जमीन से जड़ सहित उखाड़ करके नष्ट कर दें। अच्छा जी। और जहां से आप उखाड़ें वहां पे 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसकी ढकाई कर दें। कौन सा पाउडर जी? ब्लीचिंग पाउडर। ये कहाँ से मिलेगा जी? ये मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, बहुत आसान है। ब्लीचिंग पाउडर आप ले लीजिएगा, उसमें डाल करके उसकी ढकाई कर दीजिएगा। सामान्य सी चीज है, ब्लीचिंग पाउडर आपको मिल जाएगा। नहीं मिला थायोफिनेट मेथिल ले लीजिए, ये नहीं वो भी ना मिले तो बावस्टीन ले लीजिए। ये डाल करके आप उसकी ढकाई कर दीजिए। उससे ये होगा कि उसका संक्रमण नहीं अन्य जो स्वस्थ गन्ने हैं उसमें नहीं होगा, और उसकी जितनी जल्दी हो सके स्वस्थ गन्नों की उसकी आप सप्लाई कर दें। आगे उस खेत में 1 साल तक गन्ने की बुआई मत करिएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जो दवा बताई है उसकी मात्रा भी बता दीजिए। 10 से 20 ग्राम 10 से 20 ग्राम हाँ 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके, और अगर ये बावस्टीन है या थायोफिनेट मेथिल है तो 0.1% 100 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल करके और इसकी स्प्रे कर दें, उसमें ड्रेंचिंग कर दें। तो फिर उसकी हाँ उसकी ड्रेंचिंग अगर करके ढक देते हैं, तीनों में से कोई एक करना, सारी चीजें नहीं करनी है। तो इसकी दवाई लिखवा दो जी मुझे। ब्लीचिंग पाउडर एक गड्ढे में 10 से 20 ग्राम। जी आप अगर अपनी मेल के गन्ना विभाग के किसी भी आदमी से संपर्क करेंगे ना तो वो ये सारी चीज बता देगा, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ से मिलेगा, कितना डालना है। अच्छा जी, वो सबसे बढ़िया तरीका है आपका। ठीक है, आप लिखते रहोगे, गलत सलत लिख लोगे फिर वो है। तो ठीक है जी राम स्वरूप जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई काफी जागरूक हैं, कार्यक्रम भी सुन रहे हैं और डॉक्टर साहब के कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण का कार्य करते हैं, उसके साथ साथ अंतः फसलीकरण भी करते हैं, तो उनकी जो मुख्य फसल है उसका उत्पादन पे कोई प्रभाव न पड़े, अंतः फसल भी उगाए, खरपतवारों का नियंत्रण भी हो जाए? देखो, जो अंतः फसली खेती की जाती है जी, चाहे वो गन्ने के साथ हो या किसी और दूसरी क्रॉपों का कॉम्बिनेशन हो, कुछ मुख्य प्रिंसिपल है, इनके सिद्धांत है कि क्या ध्यान रखने की चीजें होती हैं जी। एक तो फसलों की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो लगभग मैच करनी चाहिए। एक जो उनकी जड़ें हैं, अगर एक फसल की गहरी जा रही है तो दूसरी फसल की उथली होनी चाहिए, मतलब एक रूट जोन में उनकी जड़ें ना हो। और दूसरा कैनोपी है, अगर एक की ज्यादा है तो दूसरे की कम होनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे लहसुन है और जो आलू है जी, ये बिल्कुल सूट करते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट भी गन्ने के बराबर होती है इनकी, और ये
इनकी कैनोपी बहुत कम होती है गन्ने से जो है। जी डॉक्टर साहब जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। जी तेवतिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपसे प्रेम और गन्ने के किसान होने के नाते गन्ने की पाठशाला से जुड़े हुए हैं, इसके लिए तो आकाशवाणी और आप सभी बधाई के पात्र हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि गांठों से सीओजी 64 की जो गांठ है वो लाल लाल हो रही है। गांठ का मतलब जहाँ इंटरनोड होता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल ये है कि जो आप अंतर फसली की बात कर रहे थे, उसमें इस बार हमने बैंगन लगा के देखे हैं थोड़े से। ठीक है, तो इसके लिए और कुछ सुझाव दें। पहला प्रश्न है आपका कि वो लाल हो रही हैं जी, तो उससे कोई परेशानी है पौधे में? जैसे मान लीजिए चूखे या क्रेशर पे जा है या मील पे, तो वो गांठ में से लाल लाल निकले। फाड़ने पे कुछ दिखाई पड़ रहा है? उस गांठों को अगर फाड़ रहे हैं आप, तो फाड़ने पे अंदर कुछ लाल दिखाई पड़ता है कुछ, या कोई कीड़ा? एक्चुअली क्या होता है कि गन्ने के तने में कोई बेधक कीट अगर घुसता है गांठों से, तो जितनी दूर ऊपर जाता है, थोड़ी दूर अगर 8-10 सेंटीमीटर ऊपर या फिर नीचे अगर जाता है, तो उतनी दूर लाल दिखाई पड़ता है। तो क्या इस तरह का दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसा फाड़ने पे? आपने देखा कभी किसी गन्ने को? नहीं, जैसे दराती से भी छीले ना गन्ने को बीच से, हाँ, तो उसमें जो सूत सा है, ठोस होना चाहिए, लेकिन उसमें सूत सा है और वो आधा नीचे का लाल है। आधा नीचे का लाल है, उसमें लगता है किसी बीमारी का प्रभाव। एक बार आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी जो नजदीक में चीनी मिल है या फिर अगर कोई शोध संस्थान है, तो एक बार आप दिखा लें, क्योंकि अभी बताने के हिसाब से तुरंत ये नहीं कहा जा सकता कि रेड राट है। कितना पोर्शन लाल है, और हर लाल रंग रेड राट नहीं होता है, उसमें कहीं कीड़े का प्रकोप है या कोई और डिजीज लग गई है। तो एक बार आप दिखा लें तो उसका बेहतर निदान वहाँ पे हो सकता है गन्ना देखने के बाद। ठीक है। और आपका दूसरा प्रश्न जो था वो बैंगन का था? हाँ जी। और कितनी दूरी पे बोया हुआ है आपने गन्ना, लाइन टू लाइन? लगभग 1 मीटर। हाँ, तो आप और बीच में बैंगन के पौधे कितनी दूर पे लगाए? वो लगाए हैं 2-2 फीट पे। ओके, तो ठीक है। बैंगन की जो सारी रिक्वायरमेंट है, देखो गन्ने से पानी की रिक्वायरमेंट भी मिलती है और दूरी पे 3 फीट है, तो आप सफल हो गए इसमें। ये अच्छा है, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। खरपतवार का थोड़ा ध्यान रखना। आप फोन करने के लिए तेवतिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप गन्ने की फसल में बैंगन की भी खेती कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। एक और किसान भाई का फोन है, उसको भी लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल चांदनी चौक दिल्ली से बात कर रहा हूँ। पहली बार आपसे प्रोग्राम सुना है तो मेरा मन करा आपसे बात करूं, क्योंकि गन्ने को लेकर है। बिल्कुल जय किशन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। गन्ना एक ऐसी चीज है जो कि मई जून के महीने में तकरीबन हर आदमी को गन्ने का रस पीता है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये बताएं कि गन्ने का जो भी बीज है, जो भी है, वो कौन सी जगह का अच्छा होता है, जिसमें ज्यादा फायदा करता है और रस देता है, वो कौन सा कहाँ का अच्छा होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जब गन्ना बोया जाता है तो क्या उसमें पेस्टिसाइड जो खाद है जो आजकल नुकसान करती है, तो क्या इसमें जावेद खाद जो हमारी खाद है उसको डालते हैं या पेस्टिसाइड खाद ही डालते हैं? और ये हमारे गन्ने को कितना नुकसान करती है, हमारे शरीर को कितना नुकसान करती है या फायदा करती है? ये 2 क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब तेवतिया जी देंगे। अग्रवाल जी, देखिए गन्ना जो है, जैसे आप जानते हो, वैरायटी होती है अलग अलग। आजकल जो सबसे मीठा गन्ना आ रहा है वो है CO 15023। बहुत मिठास है उसमें, अगर आप रस के लिए वो कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जैविक खाद खूब डालते हैं इसमें। तीसरी बात रही आपने खाद से क्या नुकसान हो। देखो, खाद से कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हम भोजन खाते हैं, खाद पौधों का भी भोजन होता है और उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता जहर। हाँ, ये है कि पेस्टिसाइड जो छिड़कते हैं उससे जरूर वो आते हैं, लेकिन वो पेस्टिसाइड गन्ने की प्रारंभिक अवस्था में ही छिड़के जाते हैं। तो जब वो पक जाता है तो वो ज्यादा उसमें रहता नहीं है कुछ, और फिर उसका आधा जो उसकी खोई है वो है, उसमें भी सब रहता है। तो आप चिंता ना करें, आप गन्ने का रस खूब पिए विदाउट एनी कोई शंका किए बगैर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कहा। मैं एक
दो चीज जोड़ना चाहूंगा कि अलग अलग किस्में हैं, किस पर्पज से आप, अगर आप जूस के पर्पज से लेना चाहते हैं तो जो डॉक्टर साहब ने बताया 15-0-23 बहुत अच्छी वैरायटी है। आप जूस के पर्पज से, बहुत मुलायम गन्ना है। चीविंग के पर्पज से अगर आप लेना चाहते हैं तो चूसने के पर्पज से तो वो 15-0-23 बहुत अच्छा है। सप्लाई की पॉइंट आप व्यू से अगर गन्ने में सप्लाई बड़े बृहद स्तर पे अगर खेती की बात करते हैं तो कोसा 13-235 है, कोलक 14-201 है, कोसा 17-231 है। ये किस्में आप लगा सकते हैं अगर बृहद पैमाने पे खेती करना चाहते हैं तो। जी, फोन करने के लिए अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। सर नमस्कार जी, मैं नंद कुमार बात कर रहा हूँ सर बुलंदशहर से। जी, क्या सवाल है आपका? सर हमारी पौधा है 0238 जी सर, उसमें टॉप बॉर्डर की शिकायत आ रही है सर, उसमें थोड़ा सा टॉप बॉर्डर, ये जो सर ऊपर से, हाँ गन्ना जो है वो जो है सूख जाता है सर। अच्छा, टॉप बोरर की शिकायत आ रही है। हाँ। टॉप बोरर के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इस स्टेज में, अभी तो समस्या नहीं होगी उसमें, इस स्टेज में गन्ना जो कि कटाई की अवस्था में आ गया है तो इस समय टॉप बोरर जो है वो प्यूपा स्टेज में रहता है, डरमेंट स्टेज में रहता है। इसके पहले जो नुकसान कर चुका है उतना नुकसान कर चुका होगा, अब उससे नुकसान नहीं है। नंबर एक चीज, बाकी गन्नों में आगे टॉप बोरर का प्रकोप ना हो उसके लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो बुआई करते समय जब आप करें तो पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। दूसरा, जो आप कोराजन का प्रयोग करते हैं, कोराजन का प्रयोग अगर आप सही ढंग से करेंगे, सूखे खेत में 150 ml पर एकड़ कोराजन को 400 लीटर पानी में घोल बना करके सूखे खेत में गन्ने की जड़ों के पास ड्रेंचिंग करके उसके बाद अगर आप सिंचाई कर देते हैं, ये किया था फूड नहीं। अरे सुन लीजिए, और उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है लेटर स्टेज में तो आप मानसून काल में ट्राइकोकार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और ट्राइकोकार्ड ये बहुत ही बेहतर होते हैं। ये जो टॉप बोरर है चोटी बेधक, उसके अंडे पर ही परजीवी के रूप में रख के उसके अंडे को ही नष्ट कर देता है, जिससे चोटी बेधक की अगली पीढ़ी नहीं आने पाती है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, विकास कुमार, जिला बागपत यूपी से बोल रहा हूँ जी। जी विकास कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर हमने 35 बो रखा जी। 35? हाँ 35 बीज जी गन्ने का। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा कि उसमें अब खाद लगा सकते हैं नहीं जी? कब लगाया था आपने? सर उसमें तो कम से कम ऐसे 2 महीने पहले लगा होगा जी। तो जो जमाव हो गया होगा। अच्छा नहीं जी, तो बंद रहा है जी, बड़ा हो रहा है ना गन्ना। नहीं, 2 महीने पहले आपने बता रहे, 2 महीने पहले हमने खाद लगाया था इन्होंने 2 महीने पहले। इसकी बुआई कब किया था? ये जो 13-235 गन्ना है, कब आपने बुआई किया था इसकी? सर इसकी बुआई तो ये मार्च में हुई थी। तो अब इसमें ऊपर से आप खाद देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 13-235 में और जनरल रिकमेंडेशन जो ये है कि मानसून काल या मानसून काल के बाद हमें खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि गन्ने की भी एक अवस्था होती है, जमाव अवस्था, जमाव के बाद फिर ब्यात की अवस्था होती है, फिर उसके बाद ग्रैंड ग्रोथ फेज आती है, फिर परिपक्वता मैच्योर स्टेज आती है। तो ये जो समय चल रहा है वो गन्ने की परिपक्वता का समय चल रहा है। रात ठंडी और दिन में चमकीली धूप, इससे गन्ने में सुक्रोज का निर्माण बेहतर होता है। तो इस अवस्था में अगर आप यूरिया अलग से डालेंगे तो वो कहीं न कहीं मैच्योरिटी को प्रभावित करेगा। तो अलग से आप खाद इसमें ना डालें गन्ने में। यानी समय उर्वरक कोई भी है उसका आप प्रयोग न करें। जी सर। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर तेवतिया जी बात कर रहे थे कि जो गन्ने में अंतः फसलीकरण करते हैं उसमें विशेष जो सावधानियां होती हैं उनको ध्यान रखते हैं कि कौन सी फसल लेनी है, किसको पानी की आवश्यकता दोनों के बराबर होनी चाहिए, उर्वरकों की थोड़ा दोनों को मिलना चाहिए, उसके अलावा जो जड़ें हैं एक की गहरी जानी चाहिए, एक की उथली होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई किसान भाई कोई ऐसी भी फसल लेता है जो दलहनी है तो उसको भी ले सकता है। बिल्कुल, दलहनी फसल जो जाड़ों में मसूर ले सकता है। और देखिए, लेकिन ये होता है कि उनकी अलग अलग जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है जी, हमको उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गन्ना जब बोते हैं तो कूड़ में खाद वाद किसान डालते हैं और बीच वाली जगह में नहीं डालते। अगर हम अंतर फसली ले रहे हैं तो उस फसल की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट को भी हमको ध्यान में रखना होगा और बीच में भी खाद डालना होगा। तो और दूसरा ये होता है, देखो फायदा क्या है कि जाड़ों में एक जो पाला पड़ता है जी, उसमें जब फसल रहती है दूसरी तो वो उसको किसी न किसी हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी फायदा मिलता है, क्योंकि गन्ने की अगर और कोई नई क्रॉप होगी जो वृद्धि है ना वो रुक जाती है बिल्कुल पाले में, तो उससे फायदा होता है। रिमझिम रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव,
फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो भाइयों बहनों, एक बार फिर स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम में। हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला जारी है और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो जिन भाई बहनों ने रेडियो सेट अभी ऑन किया है या जो अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनके लिए विषय बता देते हैं एक बार फिर। शरदकालीन गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग नियंत्रण। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SK पाठक, विशेषज्ञ हैं ये गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में। और फोन नंबर है 23421082 और दूसरा नंबर है 23422346। जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ध्यान रखिए, हमारे एक फोन नंबर जो है लाइन चेंज हो गई है, उसका नंबर है 23422346 23422346। दिल्ली से बाहर के जो हमारे श्रोता हैं STD कोड दिल्ली का लगाना ना भूले। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। डॉक्टर SK पाठक जी और डॉक्टर US तेवतिया जी दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरीके से हमारा विषय है शरदकालीन गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग नियंत्रण, तो इस समय जो खरपतवार नियंत्रण की बात है तो उसमें कई तरीके से हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करते हैं जी। और जिसमें एक विधि की आपने चर्चा भी कर दी थी, दूसरी विधि है खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि जी। तो इससे किस तरीके से हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं गन्ने की फसल में? देखिए, यांत्रिक विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है और मैं किसान भाइयों से अनुरोध ही करूंगा कि खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले वो यांत्रिक विधि का प्रयोग करें। यांत्रिक विधि से जब हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उसमें गन्ने के खरपतवार को निराई गुड़ाई के द्वारा उसमें समाप्त करते हैं। और निराई गुड़ाई जब हम करते हैं तो उससे खरपतवार तो नियंत्रित होते ही होते हैं जी। साथ ही साथ जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो मृदा में वायु का संचार होता है, जिससे गन्ने की जड़ों को वृद्धि का पर्याप्त मौका मिलता है। गन्ने की जड़ें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करती हैं, जिससे वो पोषक तत्वों का और जल का जो अवशोषण है वो अधिक से अधिक करके और पौधे की वृद्धि में सहायक होती हैं। साथ ही साथ दूसरी जो हमारी कल्चरल विधि है उसमें एक विधि की बात हुई कि अंतर फसली के द्वारा हम कर सकते हैं जी। दूसरा ये है कि कई ऐसे खरपतवार हैं जिनका जीवन चक्र जो है वो गन्ने के साथ ही शुरू होता है, तो हमें गन्ने की फसल में के साथ फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। एक खेत में अगर हमने गन्ना बो दिया है तो उसमें कोशिश है कि अगर दूसरी फसल बोते हैं तो इससे भी हम खरपतवार का नियंत्रण काफी हद तक कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि गन्ने की ऐसी किस्मों का चयन करें जो तीव्र बढ़ने वाली हो। तीव्र बढ़ने वाली होती हैं तो जब उनकी कैनोपी ऊपर से हो जाती है
वो 2 लाइनों के बीच की जगह ढक जाती है, तो उससे भी खरपतवार हमारे कम से कम आते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि गन्ने के जो उन किस्मों को लगाएं जिसकी बढ़वार अच्छी होती, तो वो कौन कौन सी किस्में हैं? देखिए, अभी जो गन्ने की एक किस्म थी 0238 बहुत अच्छी थी, उसमें बीमारी आ गई है, तो उसके जगह पे किसान भाइयों के पास कई अच्छी किस्में आ गई हैं जिनकी बढ़वार बड़ी तीव्र है। कोसा 13235 शाहजहांपुर संस्थान द्वारा गन्ने की विकसित किस्म है। ये तीव्र बढ़वारी वाली है, बहुत तेजी से बढ़वार इसकी होती है, तो इसको किसान भाई अगेती किस्म है, इसको बुआई करके और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ जो खरपतवार के नियंत्रण उसको भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो 15023 गन्ने की किस्में जो करनाल सेंटर की हैं, कोलक 14201 है, कोसा 17231 है, ये सभी किस्में तीव्र बढ़ने वाली हैं और इनको किसान भाई बो करके और अच्छी पैदावार के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण भी बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, एक विधि होती है अगर हम गन्ने की नर्सरी उगाकर और उसकी जो सीडलिंग है उसको कूड़ों में उनकी ट्रांसप्लांटिंग है, रोपाई करें, तो हमारा कम से कम 1 महीना बच जाता है और वो 1 महीना आगे निकल जाती है हमारी, तो उसमें भी खरपतवार नियंत्रण करने में हमको मदद मिलती। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, भूपेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ सर। जी भूपेंद्र सिंह जी, कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, ब्लॉक टप्पल, तहसील खैर, गांव मालव, हरियाणा बॉर्डर पे, यमुना के किनारे गांव पड़ता है सर। जी, क्या सवाल है भूपेंद्र सिंह जी आपका? सर, हमारे यहाँ थोड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ आती है, तो उसमें गन्ना की खेती कर सकते हैं क्या? हो सकती है क्या उसमें बाढ़ आती है? देखिए, गन्ने की कई ऐसी किस्में हैं जो जल प्लावित क्षेत्रों के लिए विकसित की गई हैं। अभी हाल ही में 2-3 गन्ने की किस्में हैं जिनको आप जल प्लावित क्षेत्र मतलब ये है कि जहाँ पे लगभग 2.5-3 महीने तक गन्ने में पानी रहता है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हाल ही में एक गन्ने की किस्म विकसित की गई है। यूपी 14233 ये विकसित की गई है। कोसा 14233 है, ये उन क्षेत्रों के लिए है। कोसा 08279 में भी पानी रोकने की क्षमता है, आप उसकी भी बुआई करके जल प्लावित क्षेत्रों में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में कीटों के साथ साथ रोगों का भी प्रकोप रहता है जी, तो इस समय कौन से ऐसे रोग हैं जो गन्ने की फसल को प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर रोगों की बात करें तो गन्ने में अधिकतर जो रोग लगते हैं जिससे गन्ने की फसल को काफी नुकसान होता है, वो मानसून काल में लगते हैं, मानसून काल में। और इस समय अगर हम गन्ने में रोग की बात करें तो जिन किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई अभी शरद काल में किया है जी, तो बुआई के बाद 4-5 सप्ताह बाद एक पाइन एपिल डिजीज लगती है, जिसमें क्या होता है कि बोने के बाद उसके टुकड़े जो हैं वो सड़ जाते हैं और उसमें अनानास की तरह, अगर देखेंगे तो अनानास की तरह एक महक उसमें से आती है। तो ये बुआई के तुरंत बाद इस समय देखने को मिलते हैं काफी हद तक, और उसमें जमाव प्रभावित होता है काफी हद तक। जब टुकड़ा सड़ जाता है तो गन्ना जमता नहीं है। उसके लिए 2-3 उपाय किसान भाई कर सकते हैं। पहला तो ये है कि बुआई के समय अगर वो ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में डाल करके और खेत में अंतिम जुताई के समय डाल करके वो मिला देते हैं, तो ये ट्राइकोडर्मा फंगस जो है ये काफी हद तक इसको रोकने में कारगर होता है। अगर किसान भाई उसमें अंतिम जुताई के समय नहीं प्रयोग कर पाए हैं तो जमाव के पश्चात वो उस समय डाल सकते हैं और लाइनों में डाल करके गुड़ाई कर दें, तो ट्राइकोडर्मा से काफी हद तक इसको रोका जा सकता है। दूसरा ये है कि बुआई के समय बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। कार्बेंडाजिम 0.1% या फिर थायोफिनेमेथिल 0.1% से बीज का उपचार अवश्य करें। जी डॉक्टर साहब, इस पे जानकारी आपसे और लेंगे। किसान भाई का फोन है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। करण सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ, ग्राम रायपुरा, पोस्ट जाखोली, थाना दबोच, तहसील लाहौर, जिला बेहतर मध्य प्रदेश से। जी करण सिंह जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है गन्नों की किस्मों के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। आप गन्ना लगाते हैं या लगाया हुआ है, लगाना चाहते हैं? लगाना चाहते हैं। कौन से महीना में लगाना चाहिए? आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं? जी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। देखिए, एक्चुअली मध्य प्रदेश के लिए जो गन्ने की किस्में स्वीकृत हैं, आप उन क्षेत्रों के लिए वो किस्में हैं तो आप वो उनकी बुआई कर सकते हैं। अगर जो नॉर्थ वेस्ट की जो फसलें हैं, जो हमारी गन्ने की किस्में हैं, आपको 0118 वहाँ के लिए उपयुक्त है, उनकी बुआई आप कर सकते हैं, ये आपके लिए है। और 86-032 जो गन्ने की किस्म है, आप काफी पॉपुलर है आपके प्रदेश के लिए, तो आप उन किस्मों की बुआई वहाँ पे कर सकते हैं। आप उसकी अच्छी पैदावार उससे आपको मिलेगी। बाकी इसके अलावा जो आपके प्रदेश के लिए स्वीकृत गन्ना किस्में, निकटतम जो गन्ना शोध संस्थान है उनसे आप संपर्क करके अपने क्षेत्र विशेष के लिए जो स्वीकृत किस्में उनकी आप बुआई करें। ठीक है करण सिंह जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे पाइनएप्पल रोग की। जी। तो इसकी रोकथाम, एक तो आपने
ट्राइकोग्रामा से बताइए। ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। और सबसे बेहतर यह है कि चूंकि ये जमाव को ही हमारे प्रभावित करता है जी, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि 2 आंख के टुकड़ों के बिना उपचारित किए इसकी बुआई ना करें। बीज का चयन बेहतर ढंग से करें। अगर देख लें बीज कहीं से भी प्रभावित है, लाल रंग उसमें दिखाई पड़ रहा है, तो कटाई के समय ही उसको अलग कर दें। उपचारित करने के लिए सामान्य तौर पर 0.1% होल में उसको उपचारित कर दें, या सेट ट्रीटमेंट डिवाइस आ गई है, बहुत अच्छी डिवाइस आ गई है। और नर्सरी के लिए ये डिवाइस बहुत ही अच्छी है। एक बार में लगभग 50 किलो से 1 कुंटल तक बीज उपचारित हो जाता है। तो उससे अगर उपचारित करते हैं तो जो फंजीसाइड है गन्ने वैक्यूम प्रेशर के द्वारा गन्ने के अंदर ये चला जाता है, तो वो काफी हद तक बीमारियों को रोकता है। तो डॉक्टर साहब, गन्ने के जो आपने बीज उपचार की बात कही, कुछ लोग मृदा उपचार भी करते हैं, वो भी जरूरी है? मृदा उपचार और बीज उपचार दोनों बहुत ही जरूरी है। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर अंतिम जुताई के समय आप ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं तो ये मृदा का जैविक उपचार है। अगर मृदा का जैविक उपचार इससे ट्राइकोडर्मा से कर देते हैं और बीज का उपचार फंजीसाइड से कर देते हैं तो कई बीमारियों को अपने आप हम रोक देंगे, शुरुआती स्तर पर ही हम रोक सकते हैं। इसलिए किसान भाई मृदा उपचार और बीज उपचार दोनों अवश्य करें। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? राहुल। कहाँ से? विलेज पोस्ट मानव, तहसील खे, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। जी राहुल जी, क्या सवाल है आपका? सब सवाल हमारा ये है कि रेतीली तो जमीन है हमारी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसमें क्या गन्ना कर सकते हैं हम? अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे, डॉक्टर साहब ने बताया था कि गन्ना आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चयनित किस्में हैं उन्हीं को लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार आप दोबारा से बता दीजिए। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जल प्लावित क्षेत्र कह सकते हैं, वहाँ के क्षेत्रों के लिए 2-3 किस्में हैं जिनमें अगर 2.5-3 महीने भी पानी रहता है तो उनमें इतना पानी रोकने की क्षमता होती है कि इस स्थिति में भी वो बेहतर पैदावार देती है। 14,234 है, कोसा 14,233 है, कोसा 08279 है। ये गन्ने की किस्में हैं जिनमें पानी रोकने की क्षमता होती है और इनकी बुआई करके उस स्थिति में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ठीक है, फोन करने के लिए राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपसे अब तेवतिया जी जानना चाहूंगा कि गन्ने में इस समय जो कृषि क्रियाएं हैं वो किसान भाई क्या कर सकते हैं जिन्होंने शरदकालीन गन्ना लगाया हुआ है? देखिए, शरदकालीन गन्ने में अब मेनली उनको जो है एक तो खाद का ध्यान रखना है और पाले से बचाने का ध्यान रखना है अब आगे आने वाले समय में। बाकी निराई गुड़ाई का उनका ध्यान रखना है, उनमें खरपतवार ना हो पाए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अब वो जो बेदक हैं वो तो अपनी डोरमेंट अवस्था में चले गए हैं। डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर, मैं भूपेंद्र सिंह लीगर से सर। तो उसमें वो काला पड़ रहा है, जैसे काला पड़ने बाद में वो पड़ जाता लाल। कौन सी वैरायटी है? क्या था अपने लिए एक क्यारी में, ये किसान से बीज लिया था मैंने थोड़ा सा। क्या लक्षण दिख रहे हैं गन्ने में? उसमें काला हो रहा है, लाल पड़ जाता लाल अंदर फाड़ने पे। हाँ, अगर गन्ना आप फाड़ रहे हैं तो पूरा गन्ना ऊपर से नीचे तक लाल दिखाई पड़ रहा है? अंदर जैसे 1-2 जैसे अंदर से पंगोस की हाथ भरे एक बिलाल अंदर से लाल पतास में और छोटी सी बात गिटार है, अंदर कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी। कब लगाया था आपने? अक्टूबर में। एक्चुअली इस समय मैंने बताया ना कि गन्ने में जो लगने वाले कीट हैं जी, जो वो सब प्यूपल स्टेज में है। पहले का नुकसान जो इनका है वो अब इस समय गन्ने में कोई कीटनाशी डालना उपयुक्त नहीं। गन्ने की कटाई का समय चल रहा है जी, तो कटाई करके उसकी सप्लाई कर दें, बेहतर यही है उसकी। तो डॉक्टर साहब, इस समय क्योंकि धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ रहा है तो गन्ने में सिंचाई प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है जी। तो कितने दिनों बाद सिंचाई कर सकते हैं? जमाव के पश्चात किसान भाई पहली सिंचाई अवश्य करते हैं। जिन किसान भाइयों ने समय से गन्ने 15 सितंबर के बाद लगा लिया है जी और 40-45 दिन में बहुत अच्छा जमाव हो जाता है तो उसकी पहली सिंचाई किसान भाई कर दें। और पहली सिंचाई के बाद प्रति एकड़ की दर से ओट आने पे अगर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं तो जिन क्षेत्रों में तापक्रम अभी नहीं ज्यादा डाउन हुआ है वहां पे उसमें कई किस्मों टिलिंग भी होती है तो डालकर प्रति एकड़ की दर से 50 किलोग्राम यूरिया डाल करके टॉप ड्रेसिंग अवश्य कर दें। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कटाई का समय चल रहा है किसान भाई, तो गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें। कई बार 5 सेंटीमीटर 10 मीटर करें, उससे काफी नुकसान होता है, तो जमीन की सतह से करके चीनी मिल में सप्लाई करें। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? तेवतिया जी। देखिए, किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा, गन्ने की फसल एक अद्भुत फसल है। अगर आप इसकी सही से खाद और पानी इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे, रोग और कीट और इनमें खरपतवार नियंत्रण रखेंगे, तो इनसे किसान भाई खूब अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वैरायटी अब हमें 0238 को छोड़ना है और नई वैरायटी जो डॉक्टर साहब ने बताई है उनको हमें इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर एस.के. पाठक जी और डॉक्टर यू.एस. तेवतिया जी दोनों हमारे कार्यक्रम में आए। आप दोनों का बहुत बहुत
धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम था गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।